चलिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। आज सबसे अहम दिन, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ पर राज किसका होगा ये तय हो रहा है। हम लोग एग्जिट पोल की बात करते रहे, हम लोग जब मतदान चल रहा था तो उस दौरान भी हम लोग अपने अपने स्तर से आकलन लगा रहे थे। और आज जब मतगणना हो रही है और चुनाव परिणाम और रुझान सामने आ रहे हैं, तो उस दौरान एक सवाल ये लगातार हमें सोशल मीडिया और कमेंट्स के जरिए आ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों हुई। ऐसी स्थिति क्यों हुई, इसका मतलब ये कि छत्तीसगढ़ में जो अभी फिलहाल माजरा नजर आ रहा है वो माजरा ये है कि छत्तीसगढ़ बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। बदलाव की तरफ बढ़ने का मतलब ये कि सत्ता पलट हो रही है। कांग्रेस जो 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर चुनाव जीत कर आई थी, अब वो विपक्ष में बैठती दिख रही है, जबकि बीजेपी जो सत्ता से महज 15 सीटों पर सिमट गई थी, वो अब फिर से सत्ता में वापसी करती दिख रही है। लोग पूछ रहे हैं आखिरकार ऐसा चमत्कार क्या हो गया, क्योंकि मैंने अपने चुनाव बुलेटिन में यह बताया भी था कि इस बार घोषणा पत्र बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रहा है। मैं अभी भी अपने बात पर कायम हूं। कायम इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है, और मैं जब लोगों के बीच जा रहा था, लोगों से जब बातें कर रहा था, तो लोगों का जो रिएक्शन आ रहा था वो बहुत ज्यादा उत्साह घोषणा पत्र को लेकर नहीं आ रहा था, क्योंकि एक दूसरी जो पार्टियां थी वो एक दूसरे के घोषणा पत्र को लगभग कॉपी करती दिख रही थी। मतलब एक खुला बाजार की तरह था कि मेरी सब्जी इतने रुपये तो आपकी सब्जी इतने रुपये, आप धान का समर्थन मूल्य इतने रुपये देंगे तो हम धान का समर्थन मूल्य इतना देंगे, रसोई गैस अगर आप 500 रुपये में देंगे तो हम इतने में देंगे। तो लोगों को बहुत ज्यादा रोचकता उस घोषणा पत्र पर नहीं रह गई थी। लेकिन बावजूद आखिरकार ऐसा मसला क्यों हुआ, पहले हम आपको उस पर विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले हमारे जो कैमरे के पीछे जो लोग हैं उनसे हम जरूर बात करेंगे कि आखिरकार जो पूरा का पूरा एनालिसिस है, हम जो बातें कर रहे हैं वो आधिकारिक तौर पर बातें कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर बातें करने का मतलब जो चुनाव आयोग आंकड़े दे रहा है, हम उस आंकड़े की बात कर रहे हैं। जो आयोग का आधिकारिक आंकड़ा है वो बता रहा है कि जो फिलहाल अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी जो रुझान आए हैं उस रुझान में बीजेपी ने हाफ सेंचुरी मतलब अर्धशतक पार कर लिया है। जो छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा 46 होता है, उस 46 के आंकड़े को काफी हद तक आगे बीजेपी पहुंचाने में कामयाब रही है। बीजेपी के पास अभी जो फिलहाल बढ़त है वो 53 सीटों की है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी जिसे हम कहते हैं, उसके पास 36 सीटें हैं, और अन्य जो है वो जीजीपी दिख रहा है, वो सीटें दिख रही है, एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये जो आप देखेंगे वो है ये मैप, छत्तीसगढ़ का ये मैप है। छत्तीसगढ़ के मैप में आप देखेंगे तो अधिकांश जगह पर आप देखिए तो भगवा दिख रहा है। ये भगवा रंग जो कहला रहा है ये बीजेपी की दिख रही है कि बीजेपी ने कहां कहां किन किन जगहों पर अपनी बढ़त बनाई है और जहां पर वो इस बढ़त को नतीजे में बदल सकती है। आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक का चित्र, सभी जगहों पर लगभग लगभग बीजेपी जो है वो अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही है। और आप एक आंकड़े ये भी देख लीजिए, ये जो एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल जो बता रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो ग्राफिक्स बता रही है, वो भी इशारा करे कि आधे से ज्यादा सीटों पर लगभग भगवा कायम है, बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। तो ये माजरा है। और अब मैं आपको एक दो सीटें जो बहुत हाई प्रोफाइल है, जिसको लेकर लोगों की उत्साह और लोगों का जो एक इंतजार है कि आखिर उन सीटों पर क्या कर रहा है। मंत्रियों के आंकड़े आपको मोटा मोटी बता देते हैं, उसके बाद बीजेपी के कुछ भी दिग्गज नेताओं के आंकड़े बताएंगे। ये है देखिए आरंगी की सीट, क्योंकि यहां पर मंत्री शिव डहरिया चुनाव लड़ रहे थे, नगरीय निकाय मंत्री। वो फिलहाल 6000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। विधानसभा में ये एक बहुत आंकड़े की बात होती है। एक जो आंकड़े का जो तकाजा होता है वो कहता है कि 5000 वोटों से अगर आपका ज्यादा अंतर हो जाता है तो एक बड़ा मार्जिन कहलाता है। और चूंकि 6000 वोटों से पिछड़ रहे हैं शिव कुमार डहरिया, तो यहां पर एक बड़ा अंतर शिव कुमार डहरिया। और यहां पर आगे कौन कौन चल रहे हैं ये देखेंगे तो आगे चल रहे हैं गुरु खुशवंत साहब। गुरु खुशवंत साहब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 6000 से ज्यादा की बढ़त बना ली है। अब फिर से हम आपको एक सीट और दिखा देते हैं।
अब आते हैं आरंग के बाद हम किस मंत्री की बात कर लेते हैं, बिलासपुर की बात कर लेते हैं। बिलासपुर में भी एक अच्छा आंकड़ा देखने को मिलेगा आपको अमर अग्रवाल के पास। अमर अग्रवाल पिछली बार चुनाव हार चुके थे, वहां पर शैलेश पांडे चुनाव जीते थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस बार आंकड़ा उलट गया है। अमर अग्रवाल 13,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं, शैलेश पांडे लगभग 13,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, उन्हें 22,000 वोट मिले हैं, जबकि अमर अग्रवाल के पास 35,000 से ज्यादा वोट है। एक सीट पर और आते हैं, वो है आपकी बिल्हा की सीट। बिल्हा की सीट इसलिए कि बीजेपी के वहां पर दिग्गज नेता धर्मलाल कौशिक चुनाव मैदान में है। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 2,500 से ज्यादा के वोट का मार्जिन है, और वहां पर जो सियाराम कौशिक है कांग्रेस के, वो पिछड़ते दिख रहे हैं। अब आ जाते हैं, मैं आपको एक सीट और दिखा देते हैं इधर आपके डोंडी लोहारा का। डोंडी लोहारा के बजाय आपको मैं दुर्ग रूरल की सीटें दिखाता हूं। दुर्ग रूरल में देखेंगे तो आप मंत्री ताम्रध्वज साहू की हालत खास्ता है, यहां पर तकरीबन वह 4600 वोट से पीछे चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये चौथे राउंड का आधिकारिक आंकड़ा है। हालांकि अभी अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात कर इतर अगर हम जो अनौपचारिक जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं, वो राउंड तकरीबन 6, 7, 8 राउंड तक पहुंच चुका है। लेकिन चूंकि ये आधिकारिक आंकड़ा है, जब तक पूरी तरह से तसल्ली चुनाव आयोग नहीं कर लेता है, तब तक वो अपने इस आंकड़े को अपडेट नहीं करता है। तो यहां पर ताम्रध्वज साहू तकरीबन 4600 वोट से पीछे चल रहे हैं चौथे राउंड के गिनती के बाद। अब आपको हम फिर से लेते चलते हैं, दंतेवाड़ा की एक बात कर लेते हैं। दंतेवाड़ा में चूंकि जांजगीर चांपा की बात कर लेते हैं पहले हम। जांजगीर चांपा में देख लीजिए, नारायण चंदेल 2212 वोटों से आगे चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, उम्मीद थी ज्यादा वोटों से यहां पर वो आगे चलेंगे, लेकिन फिलहाल आंकड़ा बहुत कम का है। एक और आंकड़े की तरफ आपको ले चलते हैं, खरसिया की सीट देख लेते हैं। खरसिया में उमेश पटेल तकरीबन 8,500 वोटों से अब तक आगे चल रहे हैं। हालांकि ये चौथा राउंड है, चौथा राउंड में यहां पर 8,258 वोटों से वो आगे चलते दिख रहे हैं। कोटा एक बहुत, भाजपा ने यहाँ पे एक बड़ा दांव खेला था। यहाँ पर एक हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो आंकड़े बहुत दिलचस्प है। ये चौथे राउंड के आंकड़े में जब आंकड़ा कहीं कहीं हमें 12,000, 13,000, 14,000 का लीड दिख रहा है, तो यहाँ पर महज 87 वोट से अटल श्रीवास्तव कांग्रेस के वो आगे चल रहे हैं। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जिनसे उनका करीबी मुकाबला है, 87 वोट से पीछे चल रहे हैं। रेणु जोगी यहां पर बड़े अंतर से पिछड़ती दिख रही है। मतलब जोगी का जादू खत्म होता दिख रहा है। पिछली बार यही सीट से रेणु जोगी चुनाव जीती थी। कोरबा की सीट बहुत चिर प्रतीक्षित एक सीट थी, जहां पर कहा जाता है जयसिंह अग्रवाल को कोई हरा नहीं सकता था। वहां पर वो बुरी तरह पिछड़ते दिख रहे हैं। हमारे जो आधिकारिक जो हमारे साथी हैं विजय, वो बता रहे थे कि वहां पर आंकड़ा 12,000 के करीब पहुंच चुका है। जयसिंह अग्रवाल एक भी राउंड में अपनी बढ़त नहीं बना सके हैं, और जयसिंह अग्रवाल फिलहाल आप कह सकते हैं कि पिछड़ते दिख रहे हैं। वहां पर लखन देवांगन ने शुरुआती जो बढ़त बनाई थी, वो अपनी बढ़त बरकरार उन्होंने रखी। अब और आ जाते हैं हम नीचे, हम देखना चाह रहे थे रायगढ़ की सीटें। यस, रायगढ़ की सीटों को हम देखना चाह रहे थे। रायगढ़ का आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा है। बड़ा आदमी बनाने की बात अमित जोगी, माफ कीजिएगा, अमित शाह ने कही थी ओपी चौधरी को, और ओपी चौधरी ने बड़ा आदमी बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। 27,000 वोटों की बढ़त है। हालांकि जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, जो काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है, वो बता रहे हैं आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच चुका है। लेकिन हम आधिकारिक आंकड़े की बात कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़े में ओपी चौधरी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 27,000 वोट की बढ़त उन्होंने बना ली है। हम देखना चाह रहे हैं, कुरूद भी देख लेते हैं। अजय चंद्राकर को देख लीजिए। अजय चंद्राकर बहुत ज्यादा अंतर से तो नहीं, लेकिन तकरीबन 2,500 वोटों से वो आगे जरूर चल रहे हैं। नीलम चंद्राकर, टामी नीलम चंद्राकर पीछे चल रही। हम देखना चाह रहे थे कुछ मंत्रियों की और सीटें। कुछ मंत्रियों की और सीटों को देख लें तो हम
कोंडागांव चले, कोंडागांव में देख सकते हैं मोहन मरकाम है। यहाँ पर मोहन मरकाम पीछे चल रहे हैं, लता उसेंडी यहाँ पर आगे चल रही है। मैं आपको बताऊं, लता उसेंडी का जिक्र आ गया इसलिए मुझे याद आ रहा है कल का वाकया, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कल नरेंद्र मोदी से कई सारी महिला भाजपा की नेत्रियों ने बातचीत की है। उनमें से लता उसेंडी से भी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है, रेणुका सिंह से भी और गोमती साय, ये 3 नेताओं से बातचीत करने की जानकारी सामने आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे रिपोर्ट ली है कि आखिरकार क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती दिख रही है। नीचे आ जाते हैं आप, आ जाइए सारंगढ़, सरायपाली, संजारी, बालोद, शक्ति आ जाते हैं। शक्ति एक अच्छी सीट, चरणदास महंत यहाँ पर पीछे चल रहे हैं, लेकिन चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो चुनाव जीत नहीं सकता है। छत्तीसगढ़ के साथ एक अलग पनौती लगी हुई है विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर। पिछली बार गौरी शंकर अग्रवाल थे, चुनाव हार चुके। इस बार चरणदास महंत है, इससे पहले धर्मलाल कौशिक थे, वो भी विधानसभा अध्यक्ष थे, चुनाव हार गए थे। उससे पहले प्रेम प्रकाश पांडे थे, वो भी विधानसभा अध्यक्ष थे, चुनाव हार चुके थे। तो एक पनौती बनी हुई है, जो पनौती अभी भी फिलहाल बरकरार होती दिख रही है। हालांकि ये परिणाम बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये माफ कीजिएगा, मेरी बातचीत करते करते देखिए 5वें राउंड का आंकड़ा आपको हम बताने लगे हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने अपडेट किया है, ये 5वें राउंड के आंकड़े में भी 5वें राउंड तक में भी पीछे दिख रहे हैं आपके चरणदास महंत। सीतापुर बहुत 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 ज्यादा चिर प्रतीक्षित, और कांग्रेस अगर यहां से हारती है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। झटका इसलिए होगा क्योंकि ये अमरजीत भगत ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी अवैध दुर्ग था। यहां पर कोई भी खड़ा हो जाए, इस सीट पर कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन यहां पर अमरजीत भगत 6300 वोट, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि 5000 वोट से अगर विधानसभा में ज्यादा का मार्जिन हो जाता है तो वो काफी बड़ा मार्जिन कहलाता है। तो यहां पर अमरजीत भगत जो है वो बड़े मार्जिन की तरफ से पिछड़ते दिख रहे हैं। और यहां पर जो पूर्व सैनिक हैं, राम कुमार टोप्पो, जिनके जाति का मामला भी उछला था चुनाव के पहले, ये सीआरपीएफ की नौकरी छोड़कर नेता बने हैं। भाजपा ने इन्हें टिकट दिया और इन्होंने एक बिल्कुल नया चेहरा, बिल्कुल गुमनाम सा चेहरा जो लगातार अचानक से चुनाव में सामने आया, और ये कांग्रेस के कद्दावर विधायक कह लीजिए, एक पूर्व मंत्री, माफ कीजिएगा मंत्री तो है ही, अभी आज तक तो मंत्री है ही, मंत्री, और उनको पटकनी देने की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ और दिलचस्प नामों पर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। कोंटा की सीटें हम देखना चाह रहे थे, यस यहाँ पे चली गई कोंटा की सीटें। ये हाल देख लीजिए, कोंटा में कवासी लखमा 1 बार 2 बार नहीं, 6 बार 7 बार 8वीं बार जीतने की तरफ बढ़ने वाले थे। अब फिलहाल जो इनकी स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, मात्र 504 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। मनीष कुंजाम जो लगातार आगे चल रहे थे कोंटा में, इन्होंने कवासी लखमा के लिए बहुत मुश्किलें पैदा की थी। अब ये 504 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है, सीपीआई से मनीष कुंजाम है। तो ये एक आप देख सकते हैं कोंटा में। हालांकि ऐसे भी कोंटा में भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रही नहीं रही है कभी। तो ये हाल है। राजनांदगांव देख लेते हैं। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह है। डॉक्टर रमन सिंह को आप देख लेंगे तो इन्होंने 20,000 से ज्यादा की बढ़त बना ली है। मतलब रमन सिंह जो दावा कर रहे थे कि हमारी जीत तो 35,000 से ज्यादा की होगी, जब मैं पहली बार जैसे ही मतदान खत्म हुआ पहले चरण का, और मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और मैंने उनसे पूछा कि सर कितनी सीटों की जीत, कितनी सीटों, माफ कीजिएगा, कितने वोटों की आप जीत की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि 35,000 तक तो अभी मैंने काउंट कर लिया है। मतलब इन्होंने अपने जीत के प्रति अब उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी कि वो 35,000 के करीब वोटों से जीत दर्ज करेंगे। तो ये छठे राउंड की गिनती राजनांदगांव में हो चुकी है, और वहां पर वो 20,000 वोटों से आगे। बस 2 सीटों पर और हम बात कर लेंगे, उसके बाद कुछ छोटी सी बात करेंगे। एक जशपुर की बातें कर लेते हैं। जशपुर की बातें कर लेंगे तो रायमुनि भगत यहाँ पर 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मौजूदा विधायक है विनय भगत, इनकी हालत खास था, 18,000 वोटों से पीछे चल गए हैं। मतलब आप यूं कह लीजिए कि हार ही गए हैं। बेमेतरा में आशीष छाबड़ा, ये भी मौजूदा विधायक हैं, हार रहे हैं। दंतेवाड़ा, यहां पर भी कर्मा परिवार का जादू खत्म होता दिख रहा है। यहां पर छविंद्र कर्मा
जो अपनी मां की जगह पर उम्मीदवार बनाए गए थे। पिछली बार देवती कर्मा यहाँ पर उपचुनाव जब हुआ था विक्रम मंडावी के निधन के बाद, नक्सलियों की हत्या के बाद, तब वहां पर उपचुनाव हुआ था और वहां पर देवती कर्मा उपचुनाव जीत कर आई थी। इस बार देवती कर्मा चुनाव नहीं लड़ी, उनकी जगह पर छविंद्र कर्मा को टिकट दिया गया और हालत देख लीजिए। अब एक मामूली सा आपको फटाफट दिखा देते हैं रायपुर का क्या हाल। रायपुर में हाल देखिए, कुलदीप जुनेजा 12,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। रायपुर की जो सीटों पर कहा जा रहा था कि थोड़ा सा मुकाबला ठीक ठाक रहेगा, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है अजीत कुकरेजा ने कुलदीप जुनेजा का। अगर कुलदीप जुनेजा और अजीत कुकरेजा के वोटों को अगर मिला दिया जाए तो दिलचस्प हो सकता था आंकड़ा। और यहाँ पर एक पुरंदर मिश्रा को कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और यहाँ पर अपने बागियों को नहीं मनाना भी कांग्रेस को भारी पड़ गया। रायपुर दक्षिण देख लेते हैं। महंत राम सुंदर दास महंत 16,000 वोटों से पीछे है, ब्रिजमोहन अग्रवाल बड़ी जीत की तरफ। वेस्ट विकास उपाध्याय 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम यही बताना चाह रहे थे कि जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो तो कांग्रेस के तरफ अच्छा संकेत नहीं दे रहे। मैं आपसे चर्चा इसलिए करना चाह रहा था कि चर्चा पर लोगों के जो लगातार, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो भी हमारी जो चैट की घंटी वो लगातार घनघना रही है और लोग पूछ रहे हैं कि इतना अंतर कैसे हो गया। अंतर मुझे जो समझ में आ रहा है वो, और जो लोगों के बीच हम जब पहुंचे और लोगों से जब बातचीत किए, तो हमारा आकलन ये कह रहा है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था और जिसको पुरजोर तरीके से बीजेपी उठा रही थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी हद तक लोगों के बीच पहुंचाने में बीजेपी कामयाब रही है। तो एक बड़ी वजह जो है, चाहे वो शराब घोटाला, कोल घोटाला देख लें, उसका काफी ज्यादा प्रचार, कई सारे जो है वो लोगों के घरों में, कई सारे अधिकारियों के घर में लगातार छापेमारी चल रही थी। तो इसका जो एक प्रभाव जो है वो एक इम्पैक्ट हुआ और लोग बीजेपी ये जाकर बताने भी लगी कि हम देखिए यहाँ पर इतना करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, 7,000 करोड़। भले ही उसके कोई साक्ष्य नहीं थे उस दावे के, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे उसने काफी ज्यादा इफेक्ट किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई नयापन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ला नहीं पाई। बीजेपी और जो जिन जिन घोषणाओं को कांग्रेस कर रही थी उन घोषणाओं का फीडबैक जो है उन्होंने बीजेपी तैयार किया। तो मतदाता को यह लगा कि जब बीजेपी ये काम कर ही रही है तो हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं। पिछली बार ये हुआ था कि बीजेपी ने कुछ भी अपने घोषणा पत्र में नया नहीं करी थी, कांग्रेस ने बिल्कुल नया आविष्कार किया, नई चीजों को लेकर आई और इसकी वजह से एक बड़ा अंतर हमें जीत के रूप में देखने को मिला। तो जनता बहुत सोच समझकर फैसला लेती है कि कौन उनके पक्ष में है, कौन उनके खिलाफ में है, किस तरह से हमें निर्णय लेना है। दूसरी बात यह कि एंटी इनकन्वेंसी को लग रहा है कि कांग्रेस भांप नहीं पाई कि सरकार के खिलाफ इतनी ज्यादा नाराजगी है। अगर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत मामूली अंतर से आगे चल रहे हैं और उनके कई मंत्रियों की स्थिति बहुत ही डामाडोल है और वो लगभग हार की कगार पर हैं। मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, टी.एस. सिंहदेव, जयसिंह अग्रवाल, ये वो नाम है जिनको कभी भी कोई कहा जा रहा था कि ये हरा नहीं सकता है। डिप्टी सीएम को तो सीएम के रूप में कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही थी, उनके ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अन्य मंत्रियों की क्या स्थिति होगी। और जो मंत्री आगे चल रहे हैं, ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हैं, वो खुद पीछे चल रहे हैं। तो जो शिव डहरिया पीछे चल रहे हैं। तो जो मंत्री आगे भी हैं, कुछ मंत्री वो कितने वोटों से आगे हैं, कोई 400 वोटों से, कोई 500 वोटों से, कोई 1500 वोटों से। जो किसी भी एक राउंड में अगर उलटफेर हुआ तो वो अंतर पाटा जा सकता है। तो ये स्थिति है अभी तक की। एक फाइनल हम रिकैप के साथ आएंगे कि क्या स्थिति हुआ है, क्योंकि एक लगभग सत्ता का चेहरा नजर आने लगा था, इसलिए हम सोचे कि आपके साथ बातचीत करें और लोगों की जो जिज्ञासा थी कि वो क्यों ऐसा हाल हुआ कांग्रेस का, वो इस तरह काफी हद तक कर्मचारियों की नाराजगी भी सामने आई। कर्मचारी लगातार नाराज चल रहे थे, उस नाराजगी को सरकार भांप नहीं सकी। सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है कि जनता उन्हें वोट देगी ही देगी, लेकिन जनता ने उनके कामों को बहुत ज्यादा
आत्मसात नहीं किया। दूसरी बात यह कि जो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम ये करेंगे, कर्ज माफी करेंगे, लगा जनता को कि कर्ज माफी तो पिछली बार जब करने की बात कही थी तो कई सारे लोगों को कर्ज माफी हुई ही नहीं, कई लोगों को हुआ नहीं। दूसरी बात, एक वाद की तरफ जो बढ़ रहा था कि छत्तीसगढ़िया वाद, वो वाद को छत्तीसगढ़ ने एक्सेप्ट नहीं किया। छत्तीसगढ़िया परंपरा को समृद्ध करने के बजाय छत्तीसगढ़ और बाहरी भीतरी के बीच जो एक खाई बन रही थी, उस खाई ने भी काफी हद तक कई जगहों पर प्रभावित किया है वोटों को। तो ये शुरुआत में अभी अंतर, अब जब बातचीत करेंगे और लोगों के रिएक्शन जानेंगे, नेताओं से कुछ बातचीत करेंगे तो कुछ और वजह भी सामने आएगी। लेकिन मूल रूप से हमें जो लग रहा है कि भ्रष्टाचार इस चुनाव में बड़ा एक मुद्दा रहा। दूसरी बात यह है कि कोई घोषणा पत्र में बीजेपी और कांग्रेस में नयापन लोगों को दिखा नहीं, तो लोगों को बेहतर विकल्प के तौर पर बीजेपी लगी कि हमें बीजेपी पर काम करना चाहिए। और तीसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ज्यादा कुछ बेहतर काम कांग्रेस कर नहीं पाई थी, तो वो भी एक बड़ा अंतर रहा होगा। तो और कुछ मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे जब चुनाव परिणाम पूरी तरह से लोगों के बीच सामने आ जाएगा। तो अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि छत्तीसगढ़ में बदलाव दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में तख्ता पलट की तैयारी हो चुकी है, और छत्तीसगढ़ जो अभी फिलहाल एक कांटे का मुकाबला एग्जिट पोल में कहा जा रहा था, वो फिलहाल परिणाम के बाद एक तरफा मुकाबले में बदल गया है। यहां पर भाजपा सरकार बनाती दिख रही है। तो आज अभी बस इतना ही। जब चुनाव परिणाम पूरी तरह से आ जाएगा तो एक बार फिर हम आपके सामने होंगे और आपको बताएंगे कि इस हार जीत के बीच आखिरकार क्या वजह रही, आखिरकार ऐसा परिणाम क्यों आया। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।